वेलकम बैक। मुझे एक इम्पॉर्टेंट शख्सियत, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, और आप और मैं इकट्ठे थे और हम इकट्ठे ट्रैवल करते थे लाहौर में। तो एक साहब थे, मैं इतना बता देता हूँ कि एक ज़माने में मुझसे शूरा के मेंबर भी रहे थे, मुझे वो कहीं मिले। उन्होंने मुझे एक बात की कि यार तू अहमद मीर के साथ गाड़ी में ना बैठा कर। मैं आपको मिला और मैं प्रिवरीड हो गया, तो मैंने आपको ये बात कही, आपके यादाश्त में होगी। सेकंड टाइम जब हम सफ़र करने लगे तो तुसी मैंने कहा जी तू अपनी गड्डी यार बह जा। मैं यार मैंने इसलिए नहीं कहा था, आई वांटेड टू वार्न यू। ये जो आप पे, इसका मतलब ये है कि ये जो अटैक का साजिश थी ये कब से हो रही थी, मुझे बाकायदा कहा गया और मैंने आपको कहा था कि आई हैव बीन टोल्ड नॉट टू अकम्पनी हिम। तो ये मैं थोड़ा जितना भी आप बता सकें। ये तो काई साहब 1990 में शुरू हो गया था ना काम, जब पहली दफ़ा मैंने खबर दी कि बेनज़ीर भुट्टो साहबा की हुकूमत बरतरफ करने का फ़ैसला हो गया है। अभी खबर छपी नहीं थी, सिर्फ न्यूज़ रूम में फ़ाइल हुई थी और 1.5-2 घंटे के अंदर अंदर ही मैं डेविस रोड पे वहाँ से अगवा हो गया। और फिर उस ज़माने में फ्राइडे टाइम्स जो है उसने एक ख़बर शाया की थी मेरे हवाले से कि उस वक्त की जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के सरबराह थे वो मेरे बारे में उनके क्या ख्यालात थे। तो ये सिलसिला चलता रहा। उसमें फिर बतौर सहाफ़ी आप बहुत से ऐसे काम करते हैं कि लोग आपसे नाराज़ हो जाते हैं, कुछ आपको अपनी लाइन पे लगाने की कोशिश करते हैं। तो आप जब नहीं लगते, तो सबके साथ होता है, आपके साथ भी हुआ होगा, शायद मसूद साहब के साथ भी हुआ हुआ। तो इसमें ज़्यादा जो प्रॉब्लम शुरू हुई थी वो शुरू हुई थी परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में। परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में, और उसकी कोई सियासी वजह नहीं थी, वो बड़ी अजीबोगरीब वजह कि वो 2005 में जो ज़ल्ज़ला आया था, तो उस ज़ल्ज़ले की जो कवरेज थी, उस कवरेज में मेरे से कुछ लोग, ताकतवर लोग नाराज़ हो गए। मैंने जब ये कहना शुरू किया कि ये जो बाहर से इमदाद आ रही है ये ज़ल्ज़ले के मुतासरीन तक प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच रही, मैंने एविडेंस पेश कर दी। जो आप जिक्र कर रहे हैं वो भी है उस वक्त वो भी किस्सा जो है वो भी आप सही फरमा रहे हैं। लेकिन जो ज़्यादा सीरियस थे ना, वो ये शुरू हुआ परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में। फिर उसमें लॉयर्स मूवमेंट थी, उसमें डॉक्टर साहब पर भी पाबंदी लगी, मेरे पे भी पाबंदी लग गई। और एक दिन मुझे अच्छी तरह याद है कि पार्लियामेंट हाउस के बाहर सहाफ़ी मुजाहरा कर रहे थे, वहाँ पर मुझे मेरे कान में, मुझे आज भी याद है वो चाचा, उसने आके मेरे कान में कहा कि साहब जी, मुझे उसके अल्फाज आए, साहब जी अगे पिछे हो जाओ, ओ जेड़े खलोते जे ना वो मोटे जे, उन्होंने बंदे भेजने ने तुहाडे मुँह ते तेजाब सुटना है ना। मेरे मुँह पे तेजाब फेंकना था, तो मैं भाग गया जनाब वहाँ से। अच्छा, मैं ये मुशर्रफ साहब के दौर का जिक्र करूँ, पाबंदियों वाला। हामिद मीर साहब यहाँ पे शो बैन हो गए, तो हामिद मीर साहब जो हैं वो मेरे लिए भी यहाँ आवाज़ उठाते थे और यहाँ रोज़ तो मैंने एक दिन मैंने कहा यार ये हामिद मीर साहब मेरे लिए भी आवाज़ उठा रहे हैं, मेरे बैनर्स भी यहाँ पे लेके चल। तो मुझे शकीलुर रहमान साहब ने कहा कि नहीं आप ऐसा करें। मैंने कहा जी मैंने वहाँ जाना है। वो कहते नहीं, आप दोनों का एक जगह होना मुनासिब नहीं है, एक आदमी दूर रहे। जैसे नहीं होता कि वो कोई पर्सनैलिटी एक जहाज में एक साथ सफ़र ना करें। मैंने कहा जी एक मिनट, क्या मतलब है? कहते नहीं आप ना जाए, वो तो हामिद साहब हैं, फिर हामिद साहब जब इधर आ जाएंगे तो फिर आप चले जाइएगा। तो मैंने कहा यार ये तो मुझे अंदाज, तो हामिद मीर साहब उस वक्त जो है वो, बल्कि मैं आपको एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग बताऊँ, पता नहीं हामिद मीर साहब इसको इंडोर्स करते हैं कि इससे कुछ लोगों ने फरमाइशी पाबंदियां भी लगा ली थी। अच्छा मैं हामिद मीर, अच्छा अब ये क्या, अच्छा अब मैंने कहा एक दिन हामिद मीर साहब को, मैंने कहा हामिद मीर साहब एक मिनट, ये मैं बैन हुआ हूँ, क्यों हुआ हूँ मुझे पता है, आप बैन क्यों हुए ये भी मुझे पता है, ये जो लोग बैन होना शुरू हो गए हैं खुद ब खुद, ये किस चक्कर में बैन हुए हैं? तो हामिद साहब कहते हैं यार अभी छोड़ें यार, ये बस हमारे कोलीग्स हैं इधर, वो खुद बैन हो गए। नहीं, मैं क्लैरिफाई कर दूं, कम से कम जो सही बैन हुए थे, काशिफ वासी, आसमा शराजी, मुश्ताक बनाज, नुसरत जवेद, मैं, डॉक्टर शाहिद मसूद साहब, हम बाकायदा बैन हुए थे। लेकिन कुछ लोग जो इसके अलावा बैन नहीं हुए थे उन्होंने फिर क्लेम करना शुरू कर दिया कि हम भी बैन है, ताकि वो भी शो ना करें और यही लगे कि वो भी बैन हो चुके हैं। लेकिन फिर जब उनके मालकान ने वो दस्तखत करके तो अपने चैनल खुलवा दिए तो सारे एक्सपोज हो गए। तो ये जो शकील साहब का आपने जिक्र किया ना, उनको बाकायदा कहा गया था,
उनको बकायदा कहा गया था कि हम इसको नहीं छोड़ेंगे, इसलिए वो कह रहे थे कि आप वहां ना जाएं जहां हामिद मीर बैठा हुआ है। अच्छा नहीं, लेकिन फिर एक और किस्सा हुआ, जब प्रोग्राम खुल गए। अच्छा पहले तो ये हुआ ना कि जब बेनज़ीर भुट्टो साहबा, एक मुझे तो हमेशा अफसोस रहेगा और मेरा ख्याल से आमिर साहब को भी अफसोस रहेगा कि बेनज़ीर भुट्टो साहबा की जब शहादत हुई तो हम बैन थे। हाँ, हम उस दिन कोई बात ही नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात। ठीक है ना। अच्छा जब इलेक्शन हुआ तो मैं और हामिद मीर साहब और अंसार अब्बासी साहब उस दिन नवाज शरीफ साहब की तरफ पहुंच गए थे। आपको याद होगा मीर साहब उधर चक्कर लगाते लगाते हम नवाज शरीफ साहब के पास पहुंचे, उनके साथ चाय वाय पी के हम निकले, क्योंकि हम मीडिया पे ही नहीं थे, इन्हें इलेक्शन कवर ही नहीं कर पा रहे थे। फिर ये हुआ कि हमारा जब शो दोबारा थोड़ा सा हुआ कि जी इजाज़त दें शो की, तो हमारा शो एक हमारे कोलीग ने एडिट करना शुरू कर दिया। अच्छा उसका हम नाम नहीं लेना चाह रहे। वो अब मैंने हामिद मीर साहब को कहा, मैंने कहा यार एक मिनट ठहर जाए, ये मेरा शो आप एडिट करते थे तो मुझे कोई इतना मसला नहीं था, या आप भी मेरा शो, यार इसको क्यों दे दिया, ये हमारा शो देखता है और उसको एडिट करता है बाद में। तो वो एक बड़ा मुतबर नाम है आजकल के सहाफत कौर हमेशा से, वो बैठ के ऐसी कैंची चलाते थे कि मैं सोचता था कि यार ये क्या है। तो वो फिर हमने कहा कि यार इसको ना ही करो तो बेहतर है, क्योंकि वो एक कंट्रीब्यूशन, इनका एक कंट्रीब्यूशन सब आपको याद है वो नाम हमारे कोलीग थे। क्योंकि थोड़ा सा ईद का शो है तो मैं आपको एक याद दिलाता हूं कि मीर साहब के दफ्तर के बाहर एक आदमी आके बैठ जाता था और वो मुझे कहता था कि भाई मेरे भरा तो तेज गेंद कोई नहीं सुटता। अच्छा सुनते रहे नहीं यार, ये बातें बड़ी तारीखी है। और ये थोड़ा जो एक नकवी साहब होते थे इनके मैं स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट लगाया हुआ था, वो अखीर मीर साहब ने किया यार की करिए दा ते इनमें। अच्छा वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी नहीं खेला हुआ था, वो कोटा लेबार्टरी की नहीं खेलता था। तो मैं कि यार की करिए, मीर साहब को पूछ लिया यार वो इजाज़त लै लो। उन्होंने कहा यार इस तरह करो कि इसके साथ ना किसी टेस्ट क्रिकेटर को इनकी मॉडलिंग करवा लो। तो एक होता था मोहम्मद वसीम जो बाद में वो बना, जिसे कहते हैं वो पता नहीं बैट्समैन भी था और कुछ और भी था। अच्छा वो मीर साहब ने उसकी मॉडलिंग करा दी और वो बंदा था शुएब अख्तर। नहीं ऐसे थोड़ा सा काई साहब, मैं हाँ क्योंकि आपका बैकग्राउंड क्रिकेट का नहीं है। हाँ वो शाहिद अख्तर साहब उनके भाई थे, बैंक में काम करते थे। तो वो आया करते थे और आपने भी मुझे कहा, और शायद नकवी साहब स्पोर्ट्स एडिशन के इंचार्ज थे, उन्होंने भी मुझे कहा कि जी ये अच्छा लड़का है। मैंने पता करवाया कि ये किधर से खेलता है, उन्होंने कहा जी ये KRL की तरफ से खेलता है। फिर मैंने अपने जो भी कॉन्टैक्ट से क्रिकेट में उनसे पता करवाया ये कैसा लड़का है। उन्होंने कहा बॉलर बहुत तेज़ है, लेंथ इसकी इतनी अच्छी नहीं है। मैंने कहा स्पीड ठीक है, उन्होंने कहा स्पीड ठीक है। मैं कहा बुला लो। तो शुएब अख्तर साहब आ गए और हमने जनाब शुएब अख्तर साहब का इंटरव्यू करवाया, और वो भी आप ठीक कह रहे हैं कि करेक्टर के साथ उसकी मॉडलिंग वो बाद में करवाई थी मोहम्मद वसीम। लेकिन शायद नकवी को क्रेडिट जाता है। शायद नकवी ने कहा कि इसका हम रावलपिंडी एक्सप्रेस नाम रख देते हैं। अच्छा ये नाम उन्होंने रखा? हाँ ये शायद नकवी साहब ने रखा था। तो उसकी हमने मॉडलिंग की और मुझे उसके वो कपड़े आज भी याद है। मैं शुएब अख्तर साहब को याद करवाता हूँ कि तुम किस किस्म के कपड़े पहन के आए थे। लेदर की पैंट और लेदर की जैकेट। अच्छा लेकिन अच्छी बात यह है कि शुएब अख्तर साहब आज भी वो बात याद रखते हैं। और ही केम बैक टू सी यू। हाँ जब वो हीरो बने इंडिया में, हाँ। तेंदुलकर को आउट करके और उसको द्राविड को आउट करके, तो मैं वहाँ नहीं था इत्तेफाक से, मगर मुझे बाद में पता चला वो आए थे। और अभी आज तक मेरा उनके साथ रब्ता है और लोगों को वो खुद बताते हैं। तो ये बतौर सहाफ़ी आप इस तरह के बहुत से काम करते हैं। हाँ। और वैसे आप लोग जब सहाफत में थे तो काफी बड़ी बड़ी शख्सियत मॉडलिंग करती थी जमाने में। मैं अब और किसका नाम लूं? आपने जिसकी तरफ इशारा किया वो सबको पता चल गया। अच्छा नहीं मतलब हम तो देखें, हम तो कारीन थे, लेकिन हम तो कारीन थे। वो फूलों वाली कमीज, उन्होंने मॉडलिंग के दौरान क्या किया कि न्यूज़वीक उल्टा पकड़ के अच्छा तो अपनी तस्वीर खिंचवा दी। तो फोटोग्राफर था आरिफ नजमी। ये वाकई ऐसे हुआ था? हाँ तो आरिफ नजमी चाहता था कि वो तस्वीर छप जाए ताकि ये एक्सपोज हो जाए कि ये न्यूज़वीक उल्टा करके पड़ता है। लेकिन वो पता चल गया और वो तस्वीर नहीं छपी। नाज़रीन ये बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू जारी है, अब तारीख के झरोकों में झांक रहे हैं। हमारे साथ रहिए, एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक। मैं सब दोनों शख्सियात को मुखातब करूंगा। दोनों शख्सियात आप ऐसी हैं कि जिन पर लिखा जाना चाहिए और लिखा भी गया है और लिखा जा रहा है। निसाब का हिस्सा भी होना चाहिए आपकी जर्नलिज्म जो है, क्योंकि जिस तरह आप लोगों ने जर्नलिज्म की, और मैं खुद एक तालिब इल्म की हैसियत से मैं देखता रहा कि आप लोग फील्ड में भी रहे, हर सतह पे आपने जो है वो सच्चाई के साथ खबर दी और जुर्रत के साथ खबर दी। बेरोज़गार भी हुए, शो बैन भी हुए, आप पर हमले भी हुए, सब कुछ हुआ। आपने बैरून मुल्क भी गए, तोरा बोरा में भी गए, आप जो है अफ़गानिस्तान की जंग पूरी कवर की, मशरक़ वस्ता में जितनी जंगें लगी ये अडयाला जेल भी गए, और अडयाला जेल, डॉक्टर साहब अडयाला जेल भी गए, इन्होंने भी जंगें कवर की। अडयाला जेल जाना आप कौन से बेहतर था वैसे। वो ये आप जब इनको फायर गोली इनकी गोली जो इनको गोली लगी है, इत्तेफाक से मैं आपको एक अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताऊं। हम लोग को एक आध दिन पहले हमारे एक बड़े प्यारे दोस्त जो हैं वो अनवर बेग साहब, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, सेनेटर बड़े खूबसूरत आदमी, उनके घर पे हम बैठे हुए थे। तो हामिद मीर साहब ने कहा कि मैं कल या परसों कराची जा रहा हूँ, ऐसी कोई बात हुई थी। तो आप यकीन करें कि वो जो फायर हुआ था इन पे, वो इनको जख्मी करने के लिए नहीं हुआ था, वो तो कातलाना हमला, नहीं, वो मुकम्मल तौर पे। जी। और मैं जब कराची हम लोग गए अगले दिन, तो मतलब वहाँ पर ये फीलिंग थी कि ये हामिद मीर जो हैं ये बच कैसे गया है। मतलब एक डॉक्टर्स भी और बाकी लोग भी, ये जाहिर है कि उस वक्त बेहोश थे और तकलीफ में थे। वो ये थे कि यार इसका बचना एक मुआवजा है, और वो किस तरह से ड्राइवर गाड़ी गोलियां लगी और वो लेके आगे तक पहुंचे। वो तो ये है कि बस मैं अडयाला और ये आखान और ये भी तो मेरा निकलना भी मौजूदा, इनका निकलना भी मौजूदा। मैंने अडयाला वाला, एक मिनट जरा, जी सर, अडयाला वाला भी किस्सा सुना। जी। अनवर बेग का जिक्र किया ना इन्होंने। जी सर। अनवर बेग साहब जो हैं उन्होंने मुझे कहा कि यार आओ चलें जाके डॉक्टर साहब को मिलते हैं अडयाला जेल में। फिर हम इनको मिलने गए। डॉक्टर साहब वो क्या हुआ था बताएं ना, वो किसने भेजा था आपको अडयाला? मुझे पता होता हामिद मीर साहब, मुझे देखें ये मेरे पास आए। अच्छा, मैं उसके बाद जो है ना वो आप यकीन करें कि जेल में जब ये आया ना, वो आपकी मुलाकाती आते हैं ना, उन्होंने कहा जो हामिद मीर, अच्छा मुझे उन्होंने बिल्कुल मेरा वो उसके बाद मेरी इज्जत और तकरीम में कुछ इजाफा होना शुरू हो गया कि यार हामिद मीर साहब मिलने आए थे। तो हामिद मीर साहब आए तो मतलब इन्होंने कहा कोई मसला है आपके साथ, प्रॉब्लम है? अब वो सुपरिटेंडेंट कमरे में मैं बैठा हूँ, तो मैंने कहा जी वो आहिस्ता से मैंने विस्पर किया, मैंने कहा यार उनसे कहें कम से कम ये हैंडकप तो ना किया करें यार। इन्होंने कहा कि मैं ये तो कोई मसला ही नहीं, चले गए। अब अगले दिन जो पेशी थी तो वो खत्म हो गया मसला यार, वो हैंडकप खत्म हो गया इशू। वो कहता है जी एक हाथ, मैंने कहा अच्छा, वो कहते हैं दूसरा हाथ भी करें। अच्छा, मैंने कहा ये हामिद मीर साहब ने क्या किया है? और मैंने कहा यार ये एक मिनट, ये हामिद मीर साहब ने, अच्छा उसके बाद क्या हुआ कि हामिद मीर साहब जो है वो मुझे कहीं से खबर मिली, मैं बाहर आया कि हामिद मीर साहब ने ये मसला प्राइम मिनिस्टर के सामने उठाया, खान साहब के सामने। खैर वो मामला जो भी था, ये मैं आगे अगला किस्सा मैं बता दूं। नहीं मैं बताऊं ना। अच्छा नहीं मैं अभी इंटरव्यू जाता हूं। जब मैं बाहर आ गया तो मैं प्राइम मिनिस्टर से मिलने गया, इमरान खान साहब से। अच्छा, खान साहब से मैं मिलने गया तो मैंने कहा जी आपको हामिद मीर साहब ने बताया? वो ये बिल्कुल मैं आपको बताऊं उनके ऑफिस में। कहते मुझे हामिद मीर, मुझे पता ही नहीं था, मुझे तो हामिद मीर ने बताया। तो मैंने फिर उसके बाद जो है वो इंस्ट्रक्शंस दी कि यार ये तो बड़ी ज्यादती हो रही। अच्छा, फिर मैंने दूसरा किस्सा उनको बताया ही नहीं कि मेरे साथ फिर क्या हुआ। आपके पास ये इतला जब पहुंचाई गई तो उसके बाद क्या हुआ कि आई रियलाइज कि यार एक मिनट, ये कोई बहुत ही बड़ा गुफअप हुआ है कि वो मुझे कह रहे हैं। अच्छा, मुझे वहाँ जैसे किसके साथ हुआ था, सिद्दीक फारूक साहब किसके साथ हुआ था ना ज़ियाउल हक के दौर में, वो सॉरी मुशर्रफ साहब को अंदर फेंक के भूल गए थे सारे। तो मुझे सारे भूले हुए। वो कहते हैं यार मुझे तो पता ही नहीं था, शायद तो मैं तो किधर तुम जेल में थे। लेकिन सर वजीर आजम को नहीं पता था, किया किसने? नहीं देखे पता था वजीर आजम को। मैं गया, मैंने इमरान खान साहब को कोई काम नहीं कहा जितना अरसा वो वजीर आजम रहे। ये वाहिद काम था जिसके लिए मैंने उनको फ़ोन किया। उनकी मेहरबानी, उन्होंने मुझे बुला लिया। मैं इरशाद भट्टी को अपने साथ लेके गया बतौर गवाह। बिल्कुल। तो मैंने जाके वज़ीर आज़म साहब ने को कहा जी छोटा सा काम लेकर। हाँ हुक्म करो यार, तुम्हारी हुकूमत है, पहली दफ़ा तुम काम लेके आए हो। मैं कहा जी डॉक्टर शाहिद मसूद अडयाला जेल में बंद है, झूठा उस पर इल्ज़ाम है। वो चले, मैं उसकी बात नहीं करता, वो अदालत फैसला करेंगी। आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो भी जेल में हैं। जी जी।
और भी लोग जेल में किसी को हथकड़ी लगा के अदालत में पेश नहीं करते। तो वाई शाहिद मसूद, अच्छा वो जेल में? मैं कहा हाँ जेल में। मैंने कहा बस इतनी आपसे रिक्वेस्ट है कि वो उसको हथकड़ी लगा के ना अदालत में पेश ना करें। जी। लो जी, उन्होंने फौरन फ़ोन उठाया और कहा बशीर मेमन से बात कराओ। वो उस वक्त DGFI। थोड़ी देर में बशीर मेमन साहब लाइन पे आ गए। मेरे सामने इमरान खान साहब ने उसको कहा कि यार ये और ये पूरी बात जो मैंने कही थी वो रिपीट की कि ये मेरे पास बैठा हुआ है हामिद मीर, वो ये कह रहा है यार आप सियासतदानों को तो हथकड़ी नहीं लगाते, तो आप सहाफ़ियों को हथकड़ी क्यों लगाते हैं? तो आइंदा से आपने उसको हथकड़ी लगा के नहीं भेजा। और ये केस आपने बनाया है? तो उसने कहा जी ये तो पता नहीं किधर से आया है, हालांकि उसमें FI इन्वॉल्व। जी जी बिल्कुल। बहरहाल और उसने कहा जी कि हम नहीं लगाएंगे हथकड़ी। ठीक है जी। तो हम जनाब बड़े खुश इमरान खान साहब का शुक्रिया अदा करके आज 2-3 दिन बाद पता चला कि डॉक्टर साहब के एक हाथ में नहीं, 2 हाथों में, दोनों हाथों में हथकड़ी लगाई है, बल्कि उनको अंदर उसमें वो जो वैन नहीं होती छत से बांधा उसके साथ छत से बांध भी दिया है। फिर मैंने इमरान खान को ये चीज़ बताई कि ये भी हुआ अब सर। तो उसके बाद फिर उन्होंने बशीर मेमन साहब से नहीं बात की, किसी और से बात की। फिर मुझे अप्रोच किया गया और फिर मुझे ये पता चला कि डॉक्टर शाहिद मसूद साहब से बाजवा साहब नाराज है। असल बात सर, असल बात ये थी। तो बाजवा साहब ने इनको क्यों डॉक्टर साहब क्यों नाराज थे? मुझे नहीं इल्म हुआ, क्योंकि उसके बाद जब मैं बाहर आ गया, क्योंकि 38,000 रुपए की सुने ना केस जिसमें आप बरी हो गए। आप उसके बाद सुने क्या हुआ। मैं बाहर आया, उसके बाद एक प्रोग्राम ऐसा हुआ, मुझे नहीं एग्जैक्टली याद कि वो 6 सितंबर का था या कौन सा था, हामिद मीर साहब जो ऑडिटोरियम में एक प्रोग्राम हुआ, तो उसमें बाजवा साहब भी थे और हामिद मीर साहब भी थे और मैं भी था। अच्छा, अब मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरह बाजवा साहब के करीब पहुंच के उनसे पूछूं, तो वो वहां पर जाहिर है कि मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, उन्होंने कहा हाँ भाई डॉक्टर साहब आप खैरियत से हैं? अब मैंने कहा यार ये खैरियत पूछ रहे हैं मेरी, तो मुझे उस वक्त तक हामिद मीर साहब से मेरी बात नहीं हुई थी ये वाली ना। तो मैंने, अब मैं उनसे क्या पूछूं कि बाजवा साहब आप क्या मुझसे नाराज हैं और क्यों नाराज हैं? मतलब ये तो मुझे पता ही नहीं था ना। ये तो मुझे बाद में हामिद मीर साहब ने जब इसको तहरीरी शक्ल दी कॉलम में अपने, तो मुझे पता चला कि क्या हुआ है। तो मैं तो एक तवील अरसे तक ये ढूंढता रहा, बल्कि आज भी ढूंढ रहा हूँ, इस बात को तलाश कर रहा हूँ कि वो क्या हुआ था। नहीं कहीं ऐसा तो नहीं था आपको पता है उस केस का फैसला आ गया और मैंने वो आप अच्छा हामिद मीर साहब आगे सुने आप, 88 हियरिंग्स हुई उस केस की। 88 हियरिंग्स के बाद वो बाइज्जत बरी कर दिया गया डॉक्टर शाहिद को। लेकिन आप ये देखें कि वो, मुझे क्या पता कि यार मुझसे क्यों नाराज। लेकिन सर देखें, मीर साहब भी उसके यानी शाहिद थे उस केस के। कहीं ऐसा तो नहीं था कि जो आपने खबर दी थी ज़ैनब बच्ची की के हवाले से, एक खबर दी थी डार्क वेब की, और उसमें पूरी एक स्टोरी थी, और वो स्टोरी जो है उसमें भी सुप्रीम कोर्ट को मैनेज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सू मोटो भी लिया उस पर, और फौरी तौर पे आपको एक पर्ची भी दी गई। अब पर्ची पे पता नहीं क्या था, वो आप बताएंगे। तो मीर साहब भी इस पूरे केस के आप सब यानी शाहिद हैं, तो कहीं वो नाराजगी तो नहीं थी। बल्कि मुझे चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आप इनको समझाएं। जी सर। लाहौर में हामिद मीर साहब, लाहौर सर वो पर्ची में क्या था? उस पर्ची में वो जो कोर्ट में वो जो आज सुप्रीम कोर्ट में रोस्टर पे दी गई थी आपको। नहीं वो मैं अब क्या बात करूं, उसमें ये था कि बस कुछ नाम ले दें, वो नाम थे नहीं, कोई सियासी शख्स थे, वो मैं उसमें नहीं था। मैं, इन्होंने हामिद मीर साहब ने मुझे बाहर आके कहा कि यार ये सॉरी कर लो, और JIT वो एक लंबा फड्डा, क्या हर एक को याद होगा वो ज़ैनब बच्ची का केस। लेकिन इस बात पे देखें, बात सारी ये है कि वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आना होता है। मतलब हामिद मीर साहब पे जो इल्ज़ामात लगते हैं जितने, मुझे 1000 बातों में हामिद मीर साहब से नजरियाती इख्तलाफ हो सकता है, हामिद मीर साहब को 2000 बातों पे हो सकता है। लेकिन यहाँ जो एक आप लेबल करते हैं ना किसी को, लेबल, मतलब मैं उस वक्त ही बात कर रहा था करप्शन और ये बदमाशी और माशी दहशतगर्दी, उन्होंने कहा इसको करप्ट बना दो। अच्छा, ये हामिद मीर साहब के भी दो, जहाँ तक मैं एज अ ऑब्जर्वर इनको देखता हूँ, तो इनकी शख्सियत के 2 हिस्से हैं। एक शख्सियत तो वो है जो सहाफ़ी है सर, दूसरा ये है कि ये ह्यूमन राइट्स के हवाले से ये आवाज़ उठाते, बिल्कुल, और इनका अपना मौक़िफ़ है और बड़ी मजबूत आवाज़ है। नाज़रीन, ये बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू जारी है, अब तारीख़ के झरोकों में झांक रहे हैं। हमारे साथ रहिए, एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। बैन जब हुए ये बाजवा साहब और ये जो फैज साहब, अब तो खुद भी वो एक सज़ा काट रहे हैं, तो बीच साहब उसकी क्या बैकग्राउंड थी?
वो छोड़े, वो बड़ी लंबी बात है, वो इंटरनेशनल मामलात हैं। उसमें वो चाहते थे जी कि हम इंडिया के साथ ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करने में मैं कोई रोल प्ले करूं और इंटरव्यू करूं जाके मोदी साहब का। ठीक है जी, काई साहब, मेरा ख्याल है ईद का मौका है, तो आप कोई मुस्बत रिपोर्टिंग करें। मुस्बत रिपोर्टिंग करें। लेकिन सर मैं वही पूछूंगा कि इतना कुछ होने के बावजूद आप लोग कंप्रोमाइज़ क्यों नहीं करते? कंप्रोमाइज़ करते हैं, आराम से साफत करें जिस तरह कर रहे हैं। तो देखिए, बात यह है कि अब तकरीबन 35 40 साल हो गए हैं सर। ठीक है, तो अब इसमें अगर हम बिल्कुल, अब मैं तो यही कहूँगा कि सारी ज़िंदगी इस प्रोफेशन को दे दी है, तो इसलिए दी थी कि एंड में आके कंप्रोमाइज़ कर लें। तो हालात जो हैं वो अभी भी कोई इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि जिग जैग बना के एक रास्ता निकालें, और अगर पूरा सच नहीं बोल सकते तो कुछ ना कुछ 60%, 70%, 80% मामलात जो हैं वो लोगों को बता दें। आप देखें ना, आज हमने ये कोई मौजूदा सूरत हाल पे बात नहीं बिल्कुल नहीं की, माजी की बातें की हैं। सर। तो माजी की बातें क्यों की हैं? इसीलिए की है ना कि आप फंस ना जाएं या हम आपको फंसा ना दें या हम आपको फंसा ना दें, क्योंकि अक्सर औकात ऐसा होता है कि ईद पे जो शो होता है उसमें जर्नलिस्ट आपस में बैठ जाते हैं जी जी, और वो क्योंकि एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, तो वो ऐसी बातें कर जाते हैं कि बाद में फिर वो अपने चैनल पे वापस नहीं पहुंच सकते। नहीं, हम खैर वफियत से जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन मीर साहब, वो भी एक इवेंटफुल माजी की बात, आप तो 3-4 दहाइयाँ हो गई हैं कि वो जब आपने पूरी फाइल ही मेरे हवाले कर दी और हमने कितना केयरफुली लिखा था, उसकी सुर्खी ये थी कि क्या ये इल्ज़ामात सच हैं? हैं? इसके बावजूद क़यामत टूट पड़ी हम पे। यानी कि 1997 में आपने नवाज शरीफ की बैरून मुल्क जायदादों का किस्सा सबूत के साथ दुनिया के सामने रखा, तो उस दिन मुझे वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बुलाकर कहा गया कि आपके चीफ एडिटर को नहीं छोड़ेंगे और आप इस अखबार की एडिटरशिप से इस्तीफ़ा दे दें। तो चीफ एडिटर जो है वो गिरफ्तार हो गया, मुझे उस अखबार की एडिटरशिप से इस्तीफ़ा देना पड़ गया, लेकिन वो जो गैर मुल्की जायदादें हैं उसकी वजह से डिसक्वालिफिकेशन तो होगी। एक बात और भी याद करूँ आपको, शायद उन दिनों में मैं यूरोप गया था, तो मैं तुहानू फोन किया सी, मैं कि मीर साहब मैं वापस आ जावा, तुसी कहते यार तेरी कख नहीं निकलिया, ना कोई PhD का चैक निकले है, ना कोई तेरा प्लाट निकले, लेकिन तेरे ताल्लुकात ठीक बने ना नहीं। आपको याद है? सर अलग अलग कमेंट्स कीजिएगा 1987 से अब तक। सर आपने जब 9/11 से अब तक बहुत से इंटरव्यूज़ किए होंगे, बहुत से इंटरव्यूज़ किए, जिसमें हर वज़ीर आज़म का इंटरव्यू किया, सदर ममलकत जो है उनके इंटरव्यूज़ किए। पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ। किस शख्सियत को आप 100 नंबर देते हैं? उनके कारकर्दगी जिसके लिए उनको मुंतखब किया गया था, या परवेज़ मुशर्रफ साहब का भी दौर रहा, परवेज़ इलाही साहब के दौर रहा, शुजात साहब का भी दौर रहा? 100 नंबर किस शख्सियत को देते हैं आप? बड़े लीडर को, नवाज शरीफ, बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा, आसिफ अली जरदारी साहब, परवेज़ मुशर्रफ साहब और चौधरी बरादरान और इमरान खान, और अब दोबारा शहबाज शरीफ साहब? सर बहुत सी शख्सियात हैं, मैं बताऊं आपको एक का किसी का मिसाल के तौर पे मैं शेरबाज मज़ारी साहब से जब मिलने गया तो मैं उनकी लाइब्रेरी देख के मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि इतनी बड़ी लाइब्रेरी है, और हमारे नए आज के जो सियासत में लोग हैं वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि इतना कोई शख्स पढ़ता होगा। आप लोगों ने, हामिद मीर साहब ने भी देखी होगी उनकी लाइब्रेरी, शेरबाज मज़ारी साहब की लाइब्रेरी बहुत देखी, बड़ी, और उनमें से बहुत सी शख्सियात अब नहीं हैं। और मतलब मैं तो बड़ा इंस्पायर हुआ उनसे मिल के। इसी तरह से बेनज़ीर भुट्टो साहबा के साथ जब गुफ्तगू हो, अच्छा ये होता है ना कि बहुत से जो लीडर्स होते हैं वो फिर उसके बाद ये होता है क्योंकि वो ज़रा मुहतात गुफ्तगू कर रहे होते हैं, क्योंकि या तो वो वज़ीर आज़म होते हैं या वो वज़ीर आज़म उन्होंने बनना होता है, तो ज़रा मुहतात गुफ्तगू कर रहे होते हैं, खुली खुली बात नहीं कर रहे होते। बेनज़ीर भुट्टो साहबा के साथ इंटरव्यू में, जरदारी साहब के साथ इंटरव्यू में जो है खुली खुली बात होती थी। इसी तरह से भुट्टी साहब का जब इंटरव्यू हुआ तो वो उस पर भी बड़ा, लेकिन यह है कि बलोच जो रहनुमा जिनसे मेरा इंटरेक्शन हुआ, हामिद मीर साहब इस पे ज़्यादा बात कर सकते हैं, जो उस वक्त के बलोच लीडर्स थे ना,
वो पढ़ते बहुत थे। इसी तरह से जो पंजाब के लीडर्स थे तमाम सूबों के लिए, वो उनका एक उनकी पूरी हिस्ट्री होती थी। आप नसरुल्लाह खान साहब के साथ बैठ जाएं, आप काजी हुसैन अहमद साहब के साथ बैठे, आपका दिल नहीं करेगा नूरानी साहब के साथ आप बैठ जाएं, आपका दिल नहीं करेगा इनके पास से उठने को। या उस वक्त के जो मीडिया के लोग हैं, मतलब मैं तो मीडिया कहें या जरा ब्लॉक के लोग कहें, आप उनकी महफिल में बैठे हैं, आपका दिल नहीं करेगा उठने को अब्बास सत्तार साहब के पास से क्या आप उठें। वो पूरी तारीख है उनकी। और ऐसी बेशुमार शख्सियात जो अब नहीं है, जैसे ज़ियाउद्दीन मरहूम, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, और बेशुमार लोग। तो बात यह है कि अब मैं तो रैंडमली किसी एक का नाम नहीं लिया। खान साहब वो सो ओपन, वो खान साहब इतने खुल के बात करते थे इमरान खान साहब के, वहाँ भी बात करूँ उनसे सवाल ही पैदा नहीं होता, कोई पर्ची पे लिख के लेके जाए। तो बेशुमार शख्सियात हैं, कुछ दुनिया में हैं कुछ नहीं है। लेकिन एक बात का मुझे हमेशा वो रहेगा, फ़ख्र इस बात पर रहेगा कि क्योंकि टीवी में सबसे पहले मैं आ गया, ये लोग सारे इंटरनेशनल मीडिया पे थे उस वक्त तक, यानी हामिद मीर साहब BBC पे, CNN, तो मुझे बहुत ये इस बात की खुशी है कि जो लोकल मीडिया पे बेशुमार शख्सियात जो थी वो मैं उनको शो में लेता था, इनकी बातों से मैं सीखता था। हामिद मीर साहब मेरे ख्याल से सबसे पहले मेरे प्रोग्राम में पाकिस्तानी टीवी चैनल पे मेरे पास आए, नजम सेठी साहब, ये बाय डिफ़ॉल्ट क्योंकि मुझे मिल गया था वो मौका, तो मैं इन सब से बात करके और फिर बड़ा सीखता था कि यार अरे ये तो यार बड़ा ज़बरदस्त है सारा सिलसिला। मीर साहब कोई फाइनल बात करें फिर हम मैं आरिफ निज़ामी साहब और बाकी और लोग बहुत सारी चीज़। देखिए, ज़्यादा लोग बात करते हैं उसामा बिन लादेन की, वो एक स्टोरी थी जी, लेकिन मेरा ख्वाब था इंटरव्यू करना नेल्सन मंडेला का। तो जब मैंने 1995 में नेल्सन मंडेला का इंटरव्यू किया था ऑकलैंड न्यूजीलैंड में, सर, तो एक तरह से वो मेरा एक ख्वाब था जो पूरा हुआ। लेकिन जिस शख्सियत को इंटरव्यू करते हुए महसूस होता था कि इसके पास आपसे ज़्यादा नॉलेज है, सर, तो उनमें बेनज़ीर भुट्टो साहबा, अकबर बुख्ती साहब और अताउल्लाह मैंगल साहब, ये शख्सियात थी। और ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बलोच लीडर थे ना जो, वो बहुत पढ़ा करते थे और वो हिस्टोरिकल एविडेंस के साथ बात किया करते थे। अब हम कोशिश करते हैं कि उसी तरह के लोग तलाश करें लेकिन मिलते नहीं, अब नहीं मिलता। ये एक हमारा क्राइसिस। सहाफत में भी बड़े लोग थे, अब देखिए ना, सहाफत में मन्नू भाई, बड़े लोग हैं, वारिस मीर साहब, अब्बास सत्तार साहब, जवाद नज़ीर जैसे मुन्नू लोग भाई हैं, मुन्नू भाई मुन्नू भाई तो जो है वो आपको याद है ना कि मुन्नू भाई, जब मैंने कॉलम लिखना शुरू किया तो इत्तेफाक की बात यह है कि मुन्नू भाई रोज़नामा पाकिस्तान से जंग में चले गए सर, और मैं जंग से निकल के पाकिस्तान अखबार में आया, तो मुझे कहा गया कि आपने पेज 2 पे कॉलम लिखना है जहां मुन्नू भाई का कॉलम छपता था। मैंने जब कॉलम लिखना शुरू किया तो मैं मुन्नू भाई से जाके गाइडेंस लेता था, हालांकि उनकी जगह लिख रहा था, और वो बहुत बड़े दिल के मालिक थे और वो हमें सिखाया। मैं वारिस मुनीर मीर साहब- नियाज़ी साहब से जब मिला, मुनीर नियाज़ी साहब, यार मैं उनसे मिला तो क्या दरवेश लोग थे। मुनीर नियाज़ी साहब, अहमद उद्दीन कासमी साहब, आप जरा मीडिया से हटके भी देखिए ना, सियासत से हटके भी, तो ये बड़े, डॉक्टर इसरार अहमद, इत्तेफाक है कि इस महफिल का पता ही नहीं चला, इतनी जल्दी ये वक्त गुजर गया। बड़ी मेहरबानी। हामिद मीर साहब अगर हमारे साथ थे, इजाज़त दें तो आखिरी छोटा सा सवाल सर क्विक, क्योंकि सर, वारिस मीर साहब की आपने बात की, मैं इस पे प्रोग्राम को एंड की तरफ ले जाता हूँ। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे कि आपने जर्नलिज्म जो है उनसे उनको देख के शुरू यानी इसमें आए जर्नलिज्म में। देखिए, ये उनको देखकर तो नहीं आया। सच्ची बात यह है कि जब मैंने स्कूल के ज़माने में अखबारों में लिखना शुरू किया तो वो मुझे डिस्करेज करते थे, वो नहीं चाहते थे कि मैं सहाफ़ी बनूं। जब मैं कॉलेज में पहुंचा तो मैंने, मुशाहिद हुसैन साहब दी मुस्लिम के एडिटर थे, तो मैंने लाहौर से इनको स्टूडेंट डायरी लिख के भेजनी शुरू की, तो ये छाप देते थे, इनको पता भी नहीं था मैं कौन हूँ। तो एक दिन मेरी अम्मी ने ना बड़े फ़ख्र से मेरे वालिद साहब के सामने ना रखा, दी मुस्लिम, ये मेरे बेटे का की आर्टिकल छपी है। मेरे वालिद साहब ने बुला के मुझे समझाना शुरू कर दिया, बेटा ये तुम्हारा काम नहीं, तुम पढ़ाई पे तवज्जो दो, ये बहुत ख़तरनाक प्रोफेशन है, तुमने नहीं इस तरफ जाना। और फिर उन्होंने मुझे बाकायदा डिस्करेज किया, तो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि मैं सहाफ़ी बनूं। उसकी वजह यह थी कि उन्होंने खुद बड़ी मुश्किलात का सामना किया था बतौर सहाफ़ी। हालांकि वो तो उस्ताद थे लेकिन कॉलम लिखते थे जंग में, तो क्योंकि फिर उनकी वफ़ात हो गई तो मुझे रोकने वाला कोई नहीं था, तो फिर मैं सहाफ़ी बन गया। तो मेरी वालदा ने और मेरे दादा जान मीर अब्दुल अजीज़ साहब, उन दोनों ने मुझे इनकरेज किया, तो मैं सहाफ़ी बन गया।
फिर आपको कोई नहीं रोक सका। मगर आज की जो चीज़ नाजरीन थोड़ी सी रह गई है, तशना अगली किसी नशिस्त में करेंगे कि जो इनके वालिद की जो लड़ाई थी उस मार्शल लॉ में किस तरह उन्होंने रेजिस्ट किया, टेम्पटेशन को रेजिस्ट किया, और जो मुकालमे थे वो भी बड़े अहम थे। मगर हम उसे उठा रखते हैं। यार जिंदा सोबत बाकी। बहुत शुक्रिया मेहमानों का। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।